हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की सीरीज़ में। सो यस्टरडे वी हैव अंडरस्टूड द स्ट्रेटजी फॉर द पॉलिटी एंड पॉलिटी इज़ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स, है ना। तो सबका फेवरेट होता है पॉलिटी। तो उसको आज अच्छे से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होने चाहिए, है ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, कैसे टारगेटेड वे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत कुछ है। लक्ष्मीकांत आप पूरी पढ़ लोगे फिर भी क्वेश्चंस जो हैं बाहर से आ जाएँगे। तो हम लिमिटेड पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि टारगेटेड वे में पढ़ाई हो, है ना। पॉलिटी के कुछ ऐसे डिसेंट टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप पीटी 365 की जो वीडियो है वो आप देख लेना, एसएसआईपी पर अपलोडेड है ना। स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस पर अपलोडेड है पहले से ही। So let's get started, and here is a brief introduction about myself. My name is Vikas Sharma and it is my mark sheet. So start करते हैं पॉलिटी। सो जो इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं वो हमारे स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस चैनल पर, टेलीग्राम के चैनल पर अपडेटेड है, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम देखेंगे आज। कुछ चैप्टर्स हम आज देखेंगे, कुछ चैप्टर्स हम कल देखेंगे और कुछ चैप्टर्स हम परसों देखेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि अपनी पॉलिटी वाइंड अप कर लें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, है ना। ये एक तरीके से मतलब कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि मैराथन वे में चलती हैं। अब जैसे अब पॉलिटी में मैं आपको बेसिक्स तो बताने नहीं बैठूँगा कि लॉ क्या होता है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ, है ना, व्हाट इज़ एन एक्ट, व्हाट इज़ राइट्स, है ना। अब ये आपको मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन बताने बैठूँगा तो कम से कम 60 लेक्चर लगेंगे। तो आपको ये अगर बेसिक आइडिया है कि राइट का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, तो ये बेसिक जो टर्म्स हैं उसका अगर आपको मतलब पता है, तो आपके लिए ये जो आपका लेक्चर है वो बेनिफिशियल होने वाला है ना। क्योंकि हम इसमें टारगेट करने वाले हैं जो आपका एडवांस लेवल की पॉलिटी है, कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे नहीं आ सकते कि मुझे जस्टिस बता दो, जस्टिस का मतलब क्या है। पर जस्टिस अगर आपको पता होगा तो आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस में डिफरेंशिएट ईज़िली कर पाओगे। ये आपका जो है मतलब है इस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, पहले चैप्टर से ही। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है ना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था, इसके 3 से 4 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस है इसका, ये एनसीईआरटी में आपको है ना, एनसीईआरटी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले कि आप सेट करेंगे कुछ बेसिक रूल्स, है ना। जो आपकी सोसाइटी है उसको गवर्न करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होंगे, वो आप सेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। कि आप इतने बजे, अगर जैसे कोई हॉस्टल है, अगर हॉस्टल के जो रूल्स होंगे वो हॉस्टल का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब हॉस्टल में अब रात को 12 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, लंच इतने बजे होगा, मतलब एक रूल्स एंड जो आपके लॉ होगा उसके बिहाफ पे गवर्न होगा आपका हॉस्टल। तो उसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो आपकी सोसाइटी को गवर्न करता है, उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाता है। दूसरा, ये अनेबल करता है गवर्नमेंट को कि जो भी एस्पिरेशंस हैं सोसाइटी की उसको फुलफिल किया जाए। फॉर एग्जांपल जो डीपीएसपी है आपकी, वो क्या है, आर्टिकल 36 के लेके 51 तक जो आपका आर्टिकल है, उसमें जो डीपीएसपी हैं आपकी पार्ट 4th में, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि सोसाइटी की कुछ एस्पिरेशंस होंगी, उसको गवर्नमेंट को फुलफिल करना है, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और क्या मतलब है, इट सेट्स लिमिट ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट बनाती है, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, पीपल शुड नॉट गवर्न, इट शुड बी रूल्स विच शुड गवर्न। क्योंकि अगर रूल्स गवर्न करेंगे तो लोग कोई भी आके चेयर पे बैठे, गवर्नमेंट उसी तरीके से फंक्शन करेगी।
और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही डिफाइन करता है कि किसके पास पावर्स होंगी डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके होते हैं वही आपके जो है कि आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और आपके जो है वर्क को फैसिलिटेट करते हैं। तो किसके पास पावर है? पावर अल्टीमेटली पीपल के पास है, बट वो पीपल जो है इकट्ठे 1.4 बिलियन लोग तो जो है गवर्न नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमने चुने हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, उनके पास हमारी पावर्स हैं। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें जो है आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था मेंस में 2025 का। अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी 2 पेपर में पूछी गई है। एक तो आपके पेपर जीएस 2 में पूछी गई है और जीएस 4 में भी पूछी गई है आपकी। 2 पेपर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है आप इसको एक बार देख लेना, जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स को, ठीक है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे काम करता है ना, कि 1773 से लेके 1947 तक जो एक्ट्स बने हैं, जो आपके एक्ट्स हैं जितने भी, उनमें क्या-क्या फीचर्स हैं, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेपर में। सबसे पहले देखेंगे हम कंपनी रूल। जो कंपनी का रूल था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी रूल कर रही थी, गवर्न कर रही थी। तो सबसे पहले आपका आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसने क्या प्रोवाइड किया? इसने दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का स्टेटस। ये आपको इतना मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया बंगाल का, है ना। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे बने, है ना, उसके लिए कौन सा एक्ट जिम्मेदार था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज कि जो गवर्नर्स मद्रास और बॉम्बे के थे वो सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के। बंगाल की सुप्रीमेसी जो है एस्टैब्लिश हो गई अगेंस्ट मद्रास एंड बॉम्बे। ये आपको इसमें पता होना चाहिए कि 1773 के एक्ट में ये हुआ था। फिर इसके बाद पहली बार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फोर्ट विलियम में, और वेरन हेस्टिंग जो हैं आपके वो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। इतना बस आपको इतना बेसिक बेसिक पता है तो आपका काम सॉर्टेड है। फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने डुअल गवर्नमेंट जो है बनाई। इसमें थे आपके सीओडी और आपका बीओसी। जो आपका सीओडी था वो कमर्शियल फंक्शंस देखता था, और जो आपका बीओसी था वो आपका देखता था पॉलिटिकल फंक्शंस। अब इसमें जो है पहली बार ऐसा मेंशन किया गया कि जो टेरिटरीज इंडिया में कंपनी ने कैप्चर की हैं वो कुछ भी नहीं है, वो केवल ब्रिटिश का पोजेशन है इंडिया में। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू इवेंट था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिशर्स ने ये एक्नॉलेज किया कि हमारा पोजेशन है इंडिया में। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका काउंसिल एक्ट है वो है 1909 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें पहली बार सेंट्रलाइजेशन की बात की गई, ठीक है, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। और इसी के अंदर सॉरी ये जो है आपका 1813 का जो एक्ट है वो यहाँ है, सॉरी। तो 1813 के एक्ट में पहली बार मोनोपोली खत्म करने की बात की गई थी, जो कि केवल टी और ओपीएम को एग्जम्पशंस मिले थे। और ये एग्जम्पशंस कब खत्म हो गए थे? 1833 में। तो 1833 में कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है।
और उससे पहले जो था, इंडिया में केवल ट्रेड करने के राइट्स किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उसके बाद इसकी जो है ऑटोनॉमी खत्म कर दी, आपका जो है ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपके जो है मैकाले जो कमेटी बनी थी, वो मैकाले मिनट जो 1835 अपन जो है फेमसली जानते हैं, वो इसी का नतीजा है। हुआ क्या था बेसिकली कि 1813 के एक्ट में पहली बार ये प्रावधान दिया गया कि कंपनी को 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने हैं एजुकेशन पे। तो अब ये 1 लाख रुपए किस तरीके से स्पेंड करें? क्या ये इंग्लिश एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो, या फिर ओरिएंटेशन जो है ओरिएंटलिज्म वाली एजुकेशन हो, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करें? तो ये जो डिबेट है इसको सेटल किया गया मैकाले मिनट 1835 में। इसमें एक्सेप्ट किया गया कि इंग्लिश एज अ मीडियम यूज़ किया जाएगा और साइंस जो है उसको पढ़ाया जाएगा। आपका 1833 का एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे आपके जो है गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है। इसने सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया। सेंट्रलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया? जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है उपाधि इसने मिली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया कि लॉर्ड मैकाले के अंडर जो है कमेटी बनी थी और पहले गवर्नर जनरल इंडिया के बने आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट इज 1853। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज में जो है एग्ज़ाम देना अलाउ कर दिया गया था। इसमें पहली बार ऐसा प्रावधान दिया गया कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में जो कॉन्वोकेटेड सिविल सर्विसेज थी, जैसे कि आईएएस, आईपीएस टाइप की जो सर्विसेज थी, उस टाइप की सर्विसेज में इंडियंस को अलाउ कर दिया गया। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एक्ट्स हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1853। उसमें हमने देख लिया कि जो है ट्रांसफ़र करी गई पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। इसमें पहली बार जो है वाइसरॉय बनी। वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बनी। इसमें पहली बार जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को स्टैब्लिश किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट में एक मिनिस्टर जो थे आपके, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रावधान दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसने पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की बात की गई इसमें, ठीक है। और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। 1892 के एक्ट में पहली बार नॉमिनेशंस की बात की गई है ना। नॉमिनेशन मतलब इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात पहली बार इसमें की गई थी। 1909 के काउंसिल एक्ट में इम्पॉर्टेंट प्रावधान क्या थे? इम्पॉर्टेंट प्रावधान थे इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान इसका यही है। बाकी आपने हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ा होगा। जो 1919 का एक्ट है उसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेगू जो थे वो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे वो आपके गवर्नर जनरल या वाइस रॉय। तो इसलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पहली बार डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मतलब जो है दो टाइप की गवर्नमेंट मतलब कि डुअल गवर्नमेंट। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो ट्रांसफर्ड होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो रिजर्व्ड होंगे। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर जो है आपके गवर्नर्स काम करेंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट था। पहली बार बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। दो हाउस, बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो हाउसेस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और आपका जो है 1935 के एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे? पहली बात तो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें आपके प्रिंसली स्टेट्स के साथ साथ में जो भी 11 प्रोविंसेस थीं उसको इंक्लूड करके ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई।
दूसरा इसमें 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। और इसमें जो है आपकी डायरकी को जो है अबॉलिश कर दिया गया था और कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई थी एट दी प्रोविंशियल लेवल, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस, जो प्रोविंस थी उनके लेवल पर। और इसमें आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था और फेडरल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या है? इसके थ्रू ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया गया और आपका जो है वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कब की गई, है ना? 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये फैक्ट्स आपको हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया। अगस्त ऑफर में पहली बार 1940 में जो डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। और जो क्रिप्स प्रपोजल था आपका 1942 का, उसमें भी इसको जो है एक्सेप्ट किया गया। और 1946 की फाइनली जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि 3 जो थे मेंबर्स कौन थे कैबिनेट मिशन के इंडिया में। अब एक मैं आपको हिंट देता हूँ इसमें, एक तो क्रिप्स थे आपके, बाकी के 2 मेंबर्स आप मुझे बताओ कौन थे, है ना? ये आपकी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पहली बार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई और इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्योंकि पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ये 2024 में यूपीएससी इसको पूछ चुका है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली अडॉप्ट कब किया गया? 1950 26 जनवरी को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। फिर इसकी मेजर जो कमिटीज थी वो कौन सी कमिटीज थी? सबसे पहले आपकी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे नेहरू जी हैं, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौन सी कमिटीज को हेड किया? सबसे पहले यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों कमिटीज को हेड किया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने। और स्टेट्स कमेटी को हेड किया। ये आपको 3 कमिटीज याद रखनी है। फिर आपके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कौन सी कमिटीज हेड की? सबसे पहले रूल्स एंड प्रोसीजर, क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी को हेड किया। दूसरा स्टीयरिंग कमेटी को हेड किया उन्होंने। फिर जब थर्ड इम्पॉर्टेंट जो लीडर थे इंडिया के, वो थे हमारे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कौन सी कमिटीज़ को हेड किया? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड किया। अब इसको आपको अगर गैस वर्क करना है तो वो भी आप एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन करवाया था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा एक इंडियन सिविल सर्वेंट था जिसने डॉक्टर जो आपका सरदार पटेल साहब हैं उनकी हेल्प की थी यूनिफिकेशन में? तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आपका सिविल सर्वेंट कौन था, उसका नाम क्या है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता ही है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हेड की थी, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपकी कमिटीज़ हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है, फिर आपके सोर्सेज, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? क्या क्या सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिससे हमने फेडरल स्कीम ली, इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए, पब्लिक सर्विस कमीशंस लिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, जुडिशरी लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यूएसए से क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जुडिशरी, जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने जो है यूएस से लिए हैं। फिर आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ,
अब रूल ऑफ लॉ का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था और इसके 3 प्रोविजंस क्या-क्या हैं रूल ऑफ लॉ के, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है ना? ये आपको पता होना चाहिए और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है? राज्यसभा का इलेक्शन हम जो है नेक्स्ट जो हमारा राज्यसभा का चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है? मतलब उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और उसको कैसे चुना जाता है? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, उनके एमएलएज़ जो हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के जो है भेजते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। उसको डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है। जनता ने चुना एमएलएज़ को और एमएलएज़ ने चुना आपके जो है राज्यसभा के एमपीज़ को। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। फिर यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से ली है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूएसएसआर से लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं, है ना? कि जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट इज़ व्हिच वी हैव ब्रॉट फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। बट नाउ वी हैव स्लोली मूविंग टुवर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ व्हिच इज़ एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट दैट वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड। रशिया से क्या लिया है हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज वही। यूएसएसआर इज व्हाट इज द अर्स्टवाइल रशिया। ठीक है? फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है हमारी? सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल देखेंगे अब हम, क्योंकि प्रियम्बल हमारा इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सेकंड प्लीज। अच्छा, इसमें जो है नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट ऑफ नेचर की बात की गई है। मतलब इंडिया का पॉलिटिकल स्टेट क्या होगा? इंडिया विल बी अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड अ पॉलिसी कॉल्ड एज नेम ड्यूरिंग द अर्ली इंडिपेंडेंस टाइम पे, है ना? जब हमारे नेहरू जी थे प्रेसिडेंट, फर्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी थे, तो उनके टाइम पे हमने जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसको नेम भी बोला जाता है, विच इंश्योर्ड आवर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, है ना? ठीक है, सॉवरेनिटी होगी। फिर दूसरा है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होगा। तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक और मोनार्की में डिफरेंस क्या होता है ना? अब ये आपको बेसिक डिफरेंस पता हो कि यूके में मोनार्की है, इंडिया में रिपब्लिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये है कि इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, वो इलेक्टेड होंगे और जो यूके में मोनार्की है, वो एक हेरिडेटरी पोजीशन है। मतलब वो जो है जनरेशनल है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो परिवार के बेसिस पे है। तो ये इंडिया में रिपब्लिक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और इंडिया में सॉवरेनिटी है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? वो जस्टिस, 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है? फिर आपका जो है 42nd अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में 2024 में? क्वेश्चन क्या पूछा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का क्या स्टेटस था? मतलब अमेंडमेंट से पहले 1950 26 जनवरी को प्रियम्बल का क्या स्टेटस था? तो प्रियम्बल में जो 3 वर्ड का इंक्लूजन लेटर हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हुआ है,
1976 में उसको छोड़ के सब कुछ ओरिजिनल है। जैसे जो आपका सोशलिस्ट वर्ड है, सेक्युलर वर्ड है और इंटेग्रिटी वर्ड है, उसको जो है आपको जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। बाकी सब कुछ ओरिजिनल है। ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम उस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का चैप्टर, कि स्टेट जो आपका पहला पार्ट है, पार्ट जो पहला है वो इसी से डील करता है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि की प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस मतलब आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो अमेरिका में फेडरलिज्म है, अमेरिका में जो स्टेट्स हैं वो फेडरेशन के थ्रू है। अमेरिका में स्टेट्स जो हैं साथ में मिलके आए, इसलिए एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। पर इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में इंडिया था, उसके बाद जो है स्टेट्स को बनाया गया। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर आर्टिकल 2 जो है बात करता है कैसे नए स्टेट्स बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 3 बात करता है कि किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर चेंजेस करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब जो आर्टिकल 2 और 3 में बेसिकली लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। अब आर्टिकल 2 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात की गई है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। इसमें आपका सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम एक नया स्टेट था जिसको एस्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 2 के अंदर। पर आर्टिकल 3 के थ्रू आंध्र प्रदेश से अलग किया गया आपका तेलंगाना को। तो ये इसका जो है आर्टिकल 3 का यूज यहाँ पे हुआ। तो एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आर्टिकल 4 साफ साफ डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी न्यू स्टेट बनाया जा रहा है, बाउंड्री को ऑल्टर किया जा रहा है, तो वो जो है आपका आर्टिकल 36, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। अगर आपको 368 चाहिए तो आपको स्पेशल जो है प्रोविजंस चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस का मतलब क्या है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ के जो है वोटिंग चाहिए। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए आपको अगर आपको 368 को इंक्लूड करना है तो। पर आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 368 की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब आप किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, नाम को चेंज कर रहे हैं या फिर आप न्यू स्टेट को बना रहे हैं, तो इसमें आपको आर्टिकल जो है 368 की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मेजॉरिटी से बिल को इंट्रोड्यूस करिए और पास करवा दीजिए। सिंपल है। सो करंट स्टेटस क्या है इंडिया का? देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। So you have to tell me in the comment box that which of the following union territories are with the legislature। इंडिया में कौन सी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है अपनी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, वो किस बेसिस पे हुआ था, है ना? उसका बेसिस क्या है और कौन सी कमिटीज कब बनी थी, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी पीसीएस में अभी इसी साल यूपी पीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 2025 में जो अभी प्रीलिम्स हुआ है आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर में। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये कि फजल अली कमीशन जो थी, जो कि 1953 में बनी थी, उसके 3 मेंबर्स कौन थे? फजल अली तो सबको पता ही है कि अली कमीशन है तो फजल अली कमीशन। के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू, ये किसी को नहीं पता। तो ये यूपी पीसीएस ने पूछ लिया। तो इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जो है
याद करें। अब ये यूपीएससी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये जो सारे स्टेट्स कब बने, कब इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो आप याद करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। अब जैसे क्या है कि आपका पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है, आपको सबसे पहले आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए, है ना, कि आर्टिकल्स कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स के थ्रू जो है आपका सिटीजनशिप एक्ट जो है आता है, और सिटीजनशिप जो है आपके किस किस आर्टिकल में बेस्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ है। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो एलियंस हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, तो उनमें जो है कुछ तो डिफरेंस होगा। कुछ जो है एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे जो इंडियंस को मिलते होंगे, जो कि फॉरेनर्स को या फिर एलियंस को नहीं मिलते होंगे। क्या है एक्सक्लूसिव राइट्स? फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। ये जो है इंडियंस को ही मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप की बात की गई है पार्ट 2 में। तो अगर यूपीएससी पार्ट पूछता है कभी और आर्टिकल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप मेंशन है पार्ट 2 में। 1955 में पहली बार इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया था। उसमें डिफाइन किया गया था कि किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, और आपकी सिटीजनशिप कैसे जाएगी, लॉस कैसे होगा उसका, और ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, जो एनआरआईज हैं, जो ओसीआईज हैं, जो पीआईओज हैं, उनका किस तरीके से फंक्शन होगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कितनी बार अमेंड हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी बार अमेंड हो चुका है अभी तक, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसमें कौन सी 3 कंट्रीज का नाम मेंशन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये हम लोग जो है, जो आपकी पीटी 365 की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो आपकी पॉलिटी का है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, है ना। कुछ लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि गलत है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंश्राइंड है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से, ठीक है। सबसे पहले आपके आते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके? सबसे पहले आर्टिकल 14 में आपका आएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड आर्टिकल 15 में आएगा कुछ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 में किसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन है वो आप मुझे बताएंगे कि रेस है, कास्ट है, सेक्स है, और दो चीज़ें क्या हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी है। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आर्टिकल 18 में क्या है? 18 का जो है 2022 में शायद यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में, कि टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या भारत रत्न आएगा या नहीं आएगा, ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक।
जिसमें आपके फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम या फिर लिबर्टी से रिलेटेड है आर्टिकल्स। सबसे पहले है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल 19(1)(a) है, वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस भी होंगे, अब वो एक्सेप्शंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर राइट टू असेंबली, पीसफुल असेंबली कर सकते हो आप। राइट टू मूवमेंट विद इन द कंट्री, है ना। अब आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री, जिसमें मेनका गांधी जो केस हुआ था उसमें आर्टिकल 21 की बात हुई थी। आर्टिकल 19 में जो मूवमेंट की बात होती है वो बात होती है कि विद इन इंडिया, यू आर फ्री टू मूव विद इन इंडिया, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? पब्लिक मोरालिटी एक एक्सेप्शंस है, एक जो है लॉ एंड ऑर्डर एक मोरालिटी, और या फिर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रोविज़न है वो एक आपका एक्सेप्शन है कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप 6th शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं उनमें नहीं जा सकते, उसमें आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा जाने के लिए, तो वहाँ आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये होता है मतलब डिटेल में पढ़ने का मतलब कि आपने फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आपने आर्टिकल 19 पढ़ा, उसमें देखा कि स्पीच है, असेंबली है, फिर मूवमेंट है। अब मूवमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है कि इंटरनल मूवमेंट, सेकंड चीज़ होगी आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इंडिया विच इज़ अंडर आर्टिकल 21, व्हाइल इंटरनल मूवमेंट इज़ अंडर आर्टिकल 19। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे कि आप कहाँ-कहाँ नहीं जा सकते, क्या आप नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें। रेज़िडेंस, आप रेज़िडेंस कहीं भी कर सकते हैं ऑल इंडिया में, ये नहीं है कि आप जो है अगर तमिलनाडु के जो है आप रेज़िडेंट नहीं हैं, तो आप वहाँ जाके रह नहीं सकते। अगर आपका डोमिसाइल जो है तमिलनाडु का नहीं है, तो भी आप वहाँ जाकर रिसाइड कर सकते हो बिकॉज़ यू हैव सिंगल सिटीज़नशिप इन इंडिया। इस तरीके से आर्टिकल जो है 19 आपका लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और जो आर्टिकल 21 है आपका वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जो आर्टिकल 22 है आपका वो भी आपकी जो है जेल से रिलेटेड है, अरेस्ट जो होते हैं आपके, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आती है जो कि आर्टिकल 22 में कवर्ड है। 22 में आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड पब्लिक पर्सनल लिबर्टी, एंड 22 इज रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हैं। आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम है रिलीजन की, कि यू कैन हैव अ फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट योर रिलीजन। आर्टिकल 29 एंड 30 में क्या है? इसमें बात होती है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब माइनॉरिटीज़ इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, दोनों माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, इसमें जो है डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले कि द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 29, सो यू शुड मार्क इट इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 32, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। जो आपकी रिट्स हैं, जो आपकी 5 रिट्स हैं, उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो हबीस कॉर्पस की रिट है, उसका क्या मतलब है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या है ना? जो क्यू वारंटो है, उसका क्या मतलब है? मेंडेबस का क्या मतलब है? ये सारी रिट्स आपके आर्टिकल 32 में आ जाती हैं। फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के? कि ये कुछ राइट्स इसमें सिटीजन्स के लिए हैं, जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था इसी लेक्चर में। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आर्टिकल 29 और 30 तो उसमें है, बाकी आपको मुझे बताने हैं लिख के कि कौन से और आर्टिकल्स हैं। कुछ जो है नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन,
ये 21A के अंदर आता है, ये सबके लिए है। इंडिया में फॉरेनर्स भी राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट उनका उसमें माना जाएगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। They are available against state and private individuals. For example, Article 17. कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। कुछ बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, स्टेट को जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कुछ बोलते हैं कि स्टेट को ये स्टेप्स लेने चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स। जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जो आपका पार्ट 4 और पार्ट 3 में जो बेसिक डिफरेंस है, वो यही है जस्टिसिएबिलिटी का। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई वायोलेट करता है या फिर स्टेट उनको फुलफिल नहीं करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आर्टिकल 32 के अंदर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपके जो है फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, इनको अमेंड किया जा सकता है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी में कौन सी इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है? क्या इंटरनल इमरजेंसी में किया जा सकता है या फिर केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी में किया जा सकता है? ठीक है, और ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स में आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, है ना? ये सारी बेसिक चीज़ें याद रखनी है। बाकी डिटेल में एक-एक आर्टिकल हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, कम से कम आपके 60 लेक्चर्स लगेंगे अगर मैं एक-एक आर्टिकल करने बैठूँगा तो। अगर मैं आर्टिकल 14 करने बैठूँगा तो राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ऐसा ही आर्टिकल 19 अगर मैं करने बैठूँगा, तो उसमें कई एक्सेप्शंस हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये मैराथन सेशन की तरह आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे आप जो है कंप्लीट अपनी पॉलिटी कर पाएँ कम से कम टाइम में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? फिर अब अपन जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, वो होगा डीपीएसपी पार्ट 4th में। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल जो है हम अपना डीपीएसपी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो है पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे और सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। कुछ 5 से 6 टॉप जो हमारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, उनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद परसों हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, पीएम को डिस्कस करेंगे, सीएम को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट के साथ-साथ ही हम प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर को भी डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कस कर लेंगे। इसको काफ़ी हम लोग है ना स्विफ्टली करेंगे इसको। स्विफ्टली मतलब ये कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ लूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर्स क्या हैं और रिट पावर्स क्या हैं। क्या रिट पावर्स जो है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होती हैं? क्योंकि हाई कोर्ट जो है ऑर्डिनरी जो लॉ होता है उसके लिए भी रिट्स को इश्यू कर सकता है। तो ये अपन एक बार देख लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमको देखनी है। So stay tuned and we will meet tomorrow with a new lecture. Thank you so much for watching this lecture.